class. So we are actually going to study research designs, means what are the research designs and data analysis. So we will discuss in detail how research is actually designed. So we will discuss following terms: introduction, और फिर research designs कौन कौन से हैं, effective research design कौन कौन से हैं, और characteristics of effective research designs, और experimental research designs, non experimental research designs, data analysis और conclusion. तो ये हम कुछ इस लेक्चर के अंदर टॉपिक्स को कवर करेंगे. First, introduction to research designs means what are research designs. Research design refers to the plan, structure and strategy of research, the blueprint that will guide the research process. अच्छा, हम क्या कहते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन में बेसिकली हम एक प्लान बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं या एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, या एक ब्लूप्रिंट से मुराद होता है ना कि फुटप्रिंट. हमने एक फुटप्रिंट बनाना है या ब्लूप्रिंट एक अपने लिए एक जिसको कहते हैं ना पिन पॉइंट्स बनाने हैं जिसके भी आप पे हम रिसर्च करते हैं. तो दैट इज़ नोन एज रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइंस आर एक्चुअली प्लान्स. आप ये भी कह सकते हो कि जब हम रिसर्च कोई डिज़ाइन करते हैं तो एक्चुअली हम एक प्लान बना रहे होते हैं कि जी, जैसे मिसाल के तौर पे आप प्लान बनाते हैं फॉर अ टूर कि जी हमने मरी जाना है, वहाँ पे हमने ये करना है, ये घूम के आना और ये करना, इस तरह. सेम लाइक इन केस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन वी आर एक्चुअली डिज़ाइनिंग अ प्लान एंड स्ट्रेटेजी ऑफ रिसर्च, और उसके मुताबिक फिर हम रिसर्च को कंडक्ट करेंगे, रिसर्च को लेके चलेंगे. अच्छा जी, द टेस्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ स्टडी रिसर्च डिज़ाइन इज़ द स्टडी कंक्लूजन वैलिडिटी. तो अब जो हमने रिसर्च डिज़ाइन बनाया है उसको कैसे पता चलेगा कि वो वैलिड है कि नहीं? तो वो उसकी कंक्लूजन से पता चलता है. मिसाल के तौर पे इफ़ यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ रिसर्च डिज़ाइन दैट वाज, मिसाल के तौर पे हम एम्पिरिकल रिसर्च डिज़ाइन की बात कर लें, तो इन केस ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च डिज़ाइंस we will know about either all the conclusions which we generated are matching with the empirical research or not. That's a pain point and that's an important point कि empirical research design अगर हमने बनाया है, और empirical research design किस किस aspect पे behalf पर base कर रहा होगा. Those aspects include observation, induction, evaluation, deduction and testing. ये हमारे पास 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं एम्पेरिकल रिसर्च डिज़ाइन के. अब अगर आपने एम्पेरिकल रिसर्च डिज़ाइन बनाया तो इसका मतलब है नाउ यू शुड इंश्योर यूर कंक्लूजन इज़ वैलिड और नॉट. कंक्लूजन से मुराद है, मैं एक एग्जांपल कोट करके समझाता हूँ आपको कि आपने क्या किया. यू आर गोइंग टू टेस्ट अ ड्रग इफेक्ट्स ऑन अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन. एक ड्रग ली और उसके इफेक्ट्स एक पॉपुलेशन के ऊपर आपने देखे, ठीक है. अब कैसे इफेक्ट्स आप ऑब्जर्व करेंगे? एक तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करनी है कि क्या वो ड्रग काम कर रही है उन लोगों पे कि नहीं. इंडक्शन का मतलब होता है कि हमने वो ड्रग इंट्रोड्यूस कर दी उस पॉपुलेशन में और सबको एडमिनिस्टर कर दी. और एवेल्युएशन, फिर आपने असेस किया कौन से इंडिविजुअल्स में वो ड्रग थी वो हेल्दी इफेक्ट्स शो कर रही थी, एंड व्हाट काइंड ऑफ ड्रास्टिक इफेक्ट्स वर नोटेड इन अदर पर्सन्स या कुछ पर्सन्स. फिर एट द एंड टेस्टिंग, इफ द ड्रग वाज शोइंग हेल्दी इफेक्ट्स or if the drug was showing unhealthy effects, you will test both of them. While drug was showing we can say unhealthy effects on some subjects, where drug was showing healthy aspects on some subjects, so you will test those outcomes. ठीक है. अब उन outcomes को आप टेस्ट भी करेंगे तो इट्स मीन आफ्टर दैट यू विल जनरेट अ कंक्लूजन, means this drug is effective on children, or this drug is effective for adults, or this drug is effective for male, या और this drug is effective for female. तो इस तरह से आप अपने कंक्लूजन ड्रा करेंगे बेस्ड ऑन यूर एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन या एम्पेरिकल रिसर्च डिज़ाइन. स्टार्ट में हम एम्पेरिकल रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो एम्पेरिकल रिसर्च डिज़ाइंस आर वेरी सिंपल. दे आर जस्ट बेस्ड अपॉन 5 major we can say components. Those includes observation, evaluation, induction, deduction and testing. Okay, conclusion validity refers to the extent of researcher abilities to एक सेकंड ये वर्ड छुपा हुआ है जी, to draw accurate conclusion from the research. That is the degree of a study.
द डिग्री ऑफ अ स्टडी से मुराद ये होती है कि आपने क्या करना है, कंक्लूजन की वैलिडिटी को भी फिर एवेलुएट करना है कि कंक्लूजन किस हद तक वैलिड है, कितनी हद तक। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि अ पार्टिकुलर ड्रग which whose effects were observed in a population represents like that drug is effective for female or male, suppose male population only. So it's mean either this conclusion is practically feasible, या ये क्या practical ऐसे हुआ है कि नहीं, क्या ये conclusion valid था कि नहीं. So this is actually a degree of study, या फिर हम ये देखते हैं कि स्टडी में हमने कितने % जो कंक्लूजन था या उसकी जो आउटकम्स थी वो वैलिड थी. अच्छा, फर्दर हमने ये यहाँ पे इस स्लाइड में हमने क्या किया कि रिसर्च डिजाइन को क्या किया, अंडरस्टैंड किया कि व्हाट आर द रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइंस आर एक्चुअली अ प्लान्स, ओके, और अ ब्लूप्रिंट्स व्हिच आर अडॉप्टेड टू कंडक्ट अ रिसर्च. ठीक है, एंड इट कुड बी एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च बिकॉज हम एपिडेमियोलॉजी को पढ़ रहे हैं और ये हमारा एपिडेमियोलॉजी की कोर्स ऑफ लाइन में टॉपिक इंक्लूड है, इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं. ठीक है. अच्छा, फर्दर इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी. Internal validity means correctness of conclusions regarding the relationship among variables examined. Whatever the research findings accurately reflect how the research variables are really concerned to each other. तो इंटरनल वैलिडिटी में हम क्या करते हैं कि ये जो रिसर्च वेरिएबल्स हमने डिजाइन किए हुए हैं, रिसर्च वेरिएबल्स में मिसाल के तौर पे हम ऑब्जर्वेशन है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं द ड्रग ए इज इफेक्टिव. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, द ड्रग ए इज इफेक्टिव ऑन द ड्रग ए इज इफेक्टिव अगेंस्ट मलेरिया. सपोज ये हमने एक एग्जांपल कोट की. अब इसमें जो वेरिएबल्स क्या थे, वेरिएबल्स में हम लोगों के पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे. और आपको पता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसमें हम एक होती है डिजीज़ होती है और एक होते हैं उस डिजीज़ के इफ़ेक्ट्स होते हैं. ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये डिजीज़ इस वजह से हो रही है, तो इट्स मीन मलेरिया इज काज ड्यू टू मॉस्कीटो. सो मॉस्कीटो वाला जो फैक्टर है दैट विल बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल वेयर मलेरिया विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम कहते हैं in case of internal validity we should know correctness of conclusion regarding the relationship among different variables. Means what is the relationship between direct and indirect or dependent or independent variable. जिस तरह से हमने कहा कि जो मलेरिया है that is independent variable where mosquitoes or plasmodium is a dependent variable, right. तो हम उनके बीच में relationship भी देखते हैं और further whether the research findings are accurately reflect how the research variables are really connected to each other. तो ये भी देखा जाता है कि either research variables are effectively connected. मिसाल के तौर पे ऐसे तो नहीं है मैं लिखूं कि साल्मोनेला टाफी इज द काज ऑफ मलेरिया, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा. मैं लिखूं कि साल्मोनेला टाफी इज द काज ऑफ टाइफाइड फीवर. ना, इट्स नॉट अ काज ऑफ मलेरिया. सो आई विल assess the internal validity of variables कि क्या ऐसे ही लिखा हुआ है कि मलेरिया इज प्लाज्मोडियम इज एसोसिएटेड और प्लाज्मोडियम इज एसोसिएटेड विद द मलेरिया. तो क्या वेरिएबल्स दोनों वैलिड हैं कि नहीं. तो इट्स मीन इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च डिजाइन रिप्रेजेंट्स all the variables are actually valid or not. So in case of malaria we can say the mosquitoes will cause the malaria, that's why dependent and independent variables are valid. But in case if we will say salmonella typhi causes malaria, there will be internal validity will be affected and there will be we can say no valid dependent and independent variables. Further, external validity. The external validity of research designs means generalizability of the findings to the intended appropriate population. क्या ये जो हमने findings draw की हैं, outcomes draw किए हैं, क्या ये बाकी populations के लिए या total population के लिए valid हैं कि नहीं. मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, तो क्या लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं. तो इट्स मीन इफ दिस इज अ वैलिड आउटकम or this is a valid aspect of research design, so that's why we can say the external validity will be ensured.
बट हम ऐसे कहना स्टार्ट कर दें कि स्ट्रेप्टोकोकस इज एसोसिएटेड विद टाइफाइड फीवर, सो देन दैट विल बी नॉट अ राइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि टाइफाइड फीवर में हम लोगों के पास स्टेफिलोकोकस इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन के केस में इन्वॉल्व होता है। तो इट्स मीन एक्सटर्नल वैलिडिटी एज वेल एज इंटरनल वैलिडिटी of research design should be ensured. The internal and external conclusion validity of research design is ensured by variance. So actually variance एक statistic की term है जिसमें हम variance calculate करते हैं। variance का मतलब होता है the degree of deviations between dependent and independent variable। हम उसको आगे जाके इसका फॉर्मूला भी बताएंगे और इसको आगे कैलकुलेट भी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका मतलब है रिसर्च डिजाइंस क्या होते हैं, यहाँ तक हमने देखा। और फिर हमने ये देखा कि रिसर्च डिजाइंस में कंक्लूजन वैलिडिटी क्या होती है। कंक्लूजन वैलिडिटी के बाद फिर हमने देखा इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है रिसर्च डिजाइंस में, और फिर एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है रिसर्च डिजाइंस में। फर्दर इफेक्टिव रिसर्च डिजाइंस कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे, if you are interested to conduct your epidemiological research, so what kind of effective research designs you can adopt? कौन कौन से ऐसे effective research designs आप adopt कर सकते हैं? Those includes like maximize systemic the effective research design depends on maximize systemic variance, minimize error variance, control variance of nosiness or extraneous or exogenous or confounding variables. In experimental research-based design, proper manipulation of experimental conditions to ensure high variability in independent variables. अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद हो मैंने जब आपको वेरिएबल्स का बताया था तो मैंने इसी वजह से बताया था, मैंने कहा था कि आगे जाके ये वेरिएबल्स यूज होंगे जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, डायरेक्ट वेरिएबल या इनडायरेक्ट, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल सेम चीज़ है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएबल को आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और इनडायरेक्ट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट आप वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डायरेक्ट वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स का मैंने आपको शुरू में ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। यू पीपल नो अबाउट देम। फर्दर यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हमने इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन बनाने, हम यहाँ पे जर्नल बात करें कि चाहे वो एम्पेरिकल रिसर्च डिजाइन है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, चाहे वो प्रीलिमिनरी रिसर्च डिजाइन है, चाहे वो कोहरेंट स्टडी रिसर्च डिजाइन है, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है, तो जो भी रिसर्च डिजाइन है हमारे पास, तो अगर हम उसको इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, सो हाउ वी कैन मेक आवर रिसर्च डिजाइन इफेक्टिव? So first, what kind of strategies you can follow? Maximize systemic variance. अब systemic variance से मुराद ये है कि जो systemic variance है जो आपके inclusion criteria है, आपने क्या करना है उसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है ताकि आपके पास जो वेरिएंस, जो डाइवर्सिटी है, दैट शुड बी इंक्रीज्ड। तो मैक्सिमाइज सिस्टेमिक वेरिएंस की मिसाल के तौर पे कैसे हम इसको आपको समझाने के लिए, मिसाल के तौर पे एक इंडिविजुअल है, उसने काम किया हुआ है, मिसाल के तौर पे इकोलाई पे काम किया हुआ है, उसने ये देखा है कि इकोलाई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में कितना होता है, और इसके अलावा इकोलाई बाकी वुंड इन्फेक्शन में कितना मौजूद है, ठीक है, और फिर ये भी देखा कि इकोलाई जो है वो बाकी जो बॉडीली इन्फेक्शंस हैं उनमें, या रूटीन बॉडीली इन्फेक्शन या नोजोकोमियल बॉडीली इन्फेक्शंस हैं, तो उनमें इकोलाई कितना मौजूद है। अब एक बंदा है, उसने देखना है कि इकोलाई पॉपुलेशन में उसकी क्या प्रेवलेंस है और वो कौन कौन से इन्फेक्शंस ले रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और साथ में उसने वुंड इन्फेक्शंस के पेशेंट्स भी लिए, और साथ में उसने नोजोकोमियल इन्फेक्शन के पेशेंट्स भी लिए। अब ये तीन तरह के पेशेंट्स जब वो इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे तीन मेथोडोलॉजीज, तीन डिफरेंट डिजीजेस में वो, तीन डिफरेंट कंडीशंस में वो इकोलाई की प्रेवलेंस चेक कर रहे हैं। तो अब उसकी जो स्टडी है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी तो सिस्टेमिक वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा, मींस देयर विल बी वेरिड आउटकम्स में बहुत ज़्यादा वेरिएंस एग्जिस्ट करेगा। कैसे? क्यों? इकोलाई जो है वो ज़्यादा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के केस में इकोलाई बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, और फिर वुंड इन्फेक्शन में बहुत कम होता है। फिर इसी तरह जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उनमें भी फिर और ही कम इकोलाई की प्रेवलेंस होगी। बट if a person is leading a research with all the three major we can say
etiologies or all the three major aspects to whom E. coli is involved in such cases there will be maximum diversity in systemic research and there will be maximum systemic variance. बहुत ज़्यादा वेरिएंस से मुराद ये कि हमारे पास उसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस एग्जिस्ट करेंगी, बहुत सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी। वेरिएंस का आगे जाके हम फार्मूला भी बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप इसको समझ लें, आगे हम इसकी फार्मूला और कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कि वेरिएंस क्या होता है। फिलहाल आप यही समझें कि वेरिएंस इज अ डाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करके समझा दिया। फर्दर मिनिमाइज एरर वेरिएंस, अगर हमने इफेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन बनाना है ना, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल है और ये चाहे आपके पास प्रिलिमिनरी रिसर्च डिज़ाइन है, चाहे आपके पास वो हमने बात की जो अभी पहले बात की थी कि क्या नाम है इसका, यहाँ पे पहले शुरू की स्लाइड में बात की थी, एम्पिरिकल रिसर्च डिज़ाइन है, चाहे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन है, उन तमाम केसेस में आपने क्या करना है, एक तो मैक्सिमाइज सिस्टेमिक वेरिएंस, कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो स्टडीज़ में लेके आनी है, उससे आपकी रिसर्च इफेक्टिव बन जाएगी। क्योंकि जब आप ई. कोलाई की प्रेवलेंस देख रहे हैं, आप सिर्फ उसकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में देखेंगे तो इट्स मीन द पीपल विल अंडरस्टैंड ई. कोलाई इज ओनली प्रेवलेंट इन यूटीआई, बट इफ यू विल कोट इन योर रिसर्च like E. coli is maximum present in urinary tract infection but is minimal present in wound infections and other bodily infection, so at that time your research design will be more effective कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली कवर किया अपनी रिसर्च में। फर्दर मिनिमाइजेस एरर वेरिएंस, जब आप क्या करते हैं कि मैक्सिमम एस्पेक्ट से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या रिसर्च को लीड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके पास एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। मिनिमम एरर वेरिएंस जो है, जो एरर वेरिएंस है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसमें उस डिजीज के तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर तो इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन में मिनिमम एरर वेरिएंस होगा। फर्दर कंट्रोल वेरिएंस ऑफ एक्सट्रेनियस और एक्सोजीनियस और कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, तो जो एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं या जिनको हम कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी एक्सटर्नल वेरिएबल्स ही उनको कहेंगे। एक्सटर्नल वेरिएबल्स आर दोज फैक्टर विच कैन इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ योर रिसर्च। तो हम देखेंगे कि अगर कंट्रोल वेरिएंस नॉर्मल है तो उस केस में ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स एंड दोज वेरिएबल्स व्हिच कैन इम्पैक्ट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, दोज वेरिएबल्स आर नोन एज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। तो अगर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का लेवल भी नॉर्मल है, दे आर कैलकुलेटेड एंड दे आर कंसीडर्ड इन द रिसर्च, in that case we can say your research design will be effective. Last slide ये lines में है जी, in experimental research based designs proper manipulation of experimental condition to ensure high variability in independent variables. experimental research में हम क्या करते हैं कि proper manipulation करते हैं। प्रॉपर मैनिपुलेशन से मतलब है कि हर फैक्टर को देखते हैं। जब आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होता है तो आप उसके हर फैक्टर की, ये किस वजह से उसकी जो डेमोग्राफिक्स क्या है उस पेशेंट की, और किस किस वजह से ये एक पार्टिकुलर पैरामीटर का लेवल बढ़ गया, एक वेरिएबल का लेवल बढ़ गया, और उसके साथ जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एसोसिएटेड हैं उन सबको भी आप कंसिडर करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर है हम लोगों के पास इफेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन हमने पढ़ लिया। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन, कि आप अच्छा रिसर्च डिज़ाइन जो होगा उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे। फर्स्ट, एडिकेट वेरिएबिलिटी इन वैल्यूज ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स, कि ये जो आप रिसर्च वेरिएबल्स हैं, मिसाल के तौर पे हमने कहा ना डिपेंडेंट वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स में मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि प्लाज्मोडियम इज काजिंग मलेरिया और मलेरिया इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मोडियम। अब मलेरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? प्लाज्मोडियम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि अगर फर्दर, अब मलेरिया खुद क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? मलेरिया किससे हो सकता है? प्लाज्मोडियम से होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से हो सकता है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम से हो सकता है, तो मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं मलेरिया के। तो मलेरिया खुद क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, लेकिन प्लाज्मोडियम पे डिपेंड कर रहा है तो प्लाज्मोडियम क्या है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो एडिक्वेट वेरिएबिलिटी इन वैल्यूज ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स है, जब हम इफेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमें जो रिसर्च वेरिएबल्स हैं उनमें जितनी भी वेरिएबिलिटी होती है, कि जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, अब मलेरिया मिसाल के तौर पे हम कहते हैं एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के साथ एसोसिएटेड है, तो इफेक्टिव रिसर्च डिज़ाइंस में हमने वो तमाम जो क्या वेरिएबल्स हैं उनको हमने नोट डाउन करना है, उनको कैलकुलेट करना है
उनको कंसिडर करना है। फर्दर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिजाइन में हम फर्दर ये कह रहे हैं कि प्रीसाइज और एक्यूरेट जो मेजरमेंट है दैट इज आल्सो एन अदर इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन, कि हमें हमारे पास कंप्लीट प्रीसाइज और एक्यूरेट मेजरमेंट आती है क्योंकि हमने उस डिजीज के तमाम वेरिएबल्स को कंसिडर किया होता है। इस वजह से हमारे पास आउटकम्स जो होती हैं वो दे शुड बी वेरी क्लियर। फर्दर आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग द effects of confounding variables and the appropriate subject selection। एक तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाइंग द कंफाउंडिंग वेरिएबल से मुराद ये कि हम इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन में ये जरूर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे और वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से डिजीज की सेवेरिटी कम या ज्यादा हो रही है। मिसाल के तौर पे मलेरिया की सेवेरिटी किस से बढ़ जाएगी, आरबीसी का लेवल अगर मिसाल के तौर पे इम्पैक्ट होता है, आरबीसी कम है हमारे पास, तो मलेरिया के केस में क्या होता है, आरबीसी का लेवल ज्यादा होता है ना, ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आरबीसी क्योंकि फेवर भी होता है साथ में, एक इंडिविजुअल है जो कि आरबीसी डेफिशिएंट है, ये जो कि बोन मैरो रिलेटेड डिसऑर्डर से सफर कर है, जब उसको मलेरिया होता है तो इट्स मीन if a person is suffering from bone marrow related disorder and is affected by the malaria, at that time there will be more than one variables। एक तो प्लाज्मोडियम हो गया और दूसरा बोन मैरो डिसऑर्डर्स हैं जो कि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहलाए जाएंगे, बिकॉज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइंग द इंटेंसिटी ऑफ अ मलेरिया और अ डिजीज। सो दैट्स व्हाई इन इफेक्टिव रिसर्च डिजाइंस we will consider confounding variables as well as dependent and independent variables which are associated with the disease। So it's mean in effective research designs we will consider all types of variables which can make research effective। फर्दर एप्रोप्रिएट ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो एग्जैक्टली जो इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन है, अगर आपने उसमें पॉपुलेशन अच्छी सही तरह से सिलेक्ट नहीं की तो इसका मतलब है अब आपका वो रिसर्च डिजाइन इफेक्टिव नहीं है। कैसे? जब आपने पॉपुलेशन सिलेक्ट करनी होती है ना, तो आप क्या करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि क्या वो उस पॉपुलेशन में डिजीज एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। जब उस पॉपुलेशन में डिजीज एग्जिस्ट कर रही है फिर आप उस पॉपुलेशन पे रिसर्च डिजाइन बनाते हैं। अब रिसर्च डिजाइन बनाने से पहले जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बनाने से पहले हम कोहरेट स्टडी कंडक्ट करते हैं कि वहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट करते हैं कि क्या वहाँ पे कोई केसेस मौजूद हैं भी कि नहीं एक डिजीज के, तब रिसर्च डिजाइन वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट की जाती है। शुरू में ऐसे ही नहीं होता कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च फौरन से कंडक्ट करना स्टार्ट कर दें। तो स्पेशली जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट की जाती है तो इफेक्टिव रिसर्च डिजाइन सजेस्ट अस दैट वी शुड गो फॉर सब्जेक्ट सिलेक्शन बेस्ड ऑन कोहरेट स्टडीज। और कोहरेट स्टडीज का आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में सर ने बता दिया होगा कि दीज आर प्रिलिमिनरी स्टडीज और सर्वे रिसर्च स्टडीज विच आर कंडक्टेड प्रायर टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज।